मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, आप सभी को मेरे नए वीडियो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको रूसो से संबंधित रूसो के शैक्षिक चिंतन के विषय में बताया था, रूसो के जीवन परिचय दिया था, रूसो के शैक्षिक चिंतन के विषय में बताया था, रूसो की शिक्षा के अर्थ को बताया था, रूसो की शिक्षा के उद्देश्य बताया था कि रूसो की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, रूसो की शिक्षा के क्या अर्थ हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रूसो का शिक्षा संबंधी विचार में रूसो ने बालकों के लिए क्या पाठ्यक्रम बनाए, बालकों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके विषय में देखते हैं। रूसो के पाठ्यक्रम संबंधी विचार, रूसो के जो ग्रंथ थे, रूसो ने कुछ ग्रंथ लिखे थे जिसमें प्रमुख ग्रंथ था एमिल, उससे प्राप्त होते हैं। इस संबंध में रूसो का कहना था कि बालक को उन विषयों या वस्तुओं की शिक्षा न दी जाए जो प्रौढ़ों के लिए हो। रूसो का कहना था कि बालक को ऐसे विषयों और ऐसी वस्तुओं की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो प्रौढ़ों की हो। इस दृष्टि से वे प्रचलित शिक्षा या प्रचलित पाठ्यक्रम या प्रचलित विषयों का विरोध करते थे, उसे वो बालक के लिए अनुपयोगी समझते थे। उनका मानना था कि ये सभी शिक्षा जो प्रचलित विषय हैं, जो प्रचलित पाठ्यक्रम हैं, वे बालक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। ये प्रचलित शिक्षा जो है वो प्रौढ़ों के लिए उपयोगी है। अतः रूसो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को बालक के लिए हितकर नहीं मानते थे। रूसो ने बालक की अवस्थाओं के अनुसार, रूसो ने पाठ्यक्रम बालक की अवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किए। उनका मानना था कि पाठ्यक्रम बालक की अवस्थाओं, बालक की उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें पहला उन्होंने शैशवावस्था बताया। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में रूसो चाहता था कि बालक के शरीर का विकास करना चाहिए। रूसो चाहता था कि शैशवावस्था में हमें बालक का सिर्फ शारीरिक विकास करना चाहिए, अतः उसे सामान्य विषयों का कोई निश्चित ज्ञान देने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। रूसो का कहना था कि शैशवावस्था में हमें बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। उसे किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरन उसके शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास पर ध्यान देना चाहिए। रूसो का कहना था कि हमें बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बनाने का विचार बाद में करना चाहिए। पहले उसे स्वस्थ और शक्तिशाली पशु ही बनने देना चाहिए। उनके अनुसार रूसो के अनुसार बालक को केवल एक ही बात का अभ्यास कराना चाहिए कि उससे किसी भी प्रकार की आदत न हो पाए। रूसो का कहना था कि बालक को केवल एक ही बात का अभ्यास कराना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की आदत ना हो पाए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं, चाइल्डहुड पीरियड। रूसो का कहना था कि इस काल में शैशवावस्था में बालक के शारीरिक विकास हो गया। अब बाल्यावस्था में बालक के इंद्रियों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि इनका विकास मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि हम बालक का मानसिक विकास करना चाहते हैं तो हमें बालक के इंद्रियों का प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहिए। उनका कहना था कि इंद्रियों के विकास के लिए बालक को तैरना, खेलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, कूदना इत्यादि आवश्यक है। इन क्रियाओं को करने से बालक के अंग प्रत्यंग और इंद्रियां
अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, स्वतंत्र होती हैं और उसमें दृढ़ता आती है। इस शैशवावस्था काल में भी रूसो बालक को किसी भी प्रकार का पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहता था। उनका कहना था कि बालक को इस अवस्था में ड्राइंग कराना चाहिए, जिससे उसकी उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत हो, व्यायाम कराना चाहिए जिससे उसके शरीर मजबूत हो, आँखों की पुतलियों को, आँखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उसके हिसाब से बालक को प्रशिक्षित करने चाहिए। इस काल की शिक्षा का पाठ्यक्रम रूसो की निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। पहला हमने देखा शैशवावस्था, जिसमें शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमने देखा बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास करना चाहिए। अब हम देखते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस। 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था को रूसो ने किशोरावस्था माना है। रूसो का मानना है कि किशोरावस्था तक आते आते बालक के शरीर के अंग पुष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और इंद्रियों का विकास हो जाता है। अतः अब बालक को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अर्थात बालक को अब ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित के साथ साथ रूसो बालक को व्यवसाय का भी ज्ञान देना चाहता था। इस काल की शिक्षा में भी रूसो पाठ्य पुस्तकों को कोई स्थान नहीं देता था। उनका मानना था कि पुस्तकें ज्ञान नहीं वरन बातें सिखाती है। रूसो का मानना था कि पुस्तकें जो हैं वो ज्ञान नहीं देती हैं वरन सिर्फ बातें ही सिखाती है। रूसो का मानना था कि बालक अन्वेषण करने में रुचि ले, बालक में जिज्ञासा होती है और इस जिज्ञासा के द्वारा बालक स्वयं शिक्षा प्राप्त करे। इसके लिए वो ड्राइंग करने, हस्तकला के काम में और चाहता था कि बालक प्रकृति द्वारा स्वयं अनुभव से शिक्षा ग्रहण करे। इस दृष्टि से इस काल में, किशोरावस्था के काल में, रूसो बालक को सामाजिक शिक्षा भी देना चाहता था। वह चाहता था कि बालक अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखे, अपने दायित्वों को समझे। नेक्स्ट है युवावस्था। युवावस्था 15 से 20 वर्ष तक की अवस्था को हम युवावस्था कहते हैं, एडल्टहुड पीरियड। युवावस्था में बालक को नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा वह अपने संगी, साथी तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर प्राप्त कर सकता है। रूसो का मानना था कि नैतिक शिक्षा बालक अपने संगी साथियों से और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर प्राप्त कर सकता है। नैतिक गुणों के विकास के लिए कोई नैतिक एवं धार्मिक उपदेश नहीं देना चाहिए। रूसो का मानना था कि बालक को किसी प्रकार का नैतिक उपदेश नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का धार्मिक उपदेश नहीं देना चाहिए और न ही पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के लिए न ही किसी प्रकार का नैतिक उपदेश देना चाहिए, न ही धार्मिक उपदेश देना चाहिए और न ही किसी प्रकार के पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। रूसो का विचार है कि इस अवस्था में दीन, दुखी, पीड़ित, भिखारी, अपंगों को दिखाकर बालक के मन में करुणा, दया, उदारता, सहानुभूति, नैतिकता, चारित्रिक तथा भावनात्मक विकास की शिक्षा देनी चाहिए। ये बालक में स्वतः अपने आप इन सभी को देखकर, दुखी को, अपंगों को, पीड़ितों को, भिखारियों को देखकर बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा इत्यादि के स्वाभाविक गुण विकसित होने चाहिए। ये गुण बालक के भावनात्मक पक्ष का
विकास करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार नैतिक, चारित्रिक तथा भावनात्मक विकास शिक्षा द्वारा नहीं वरन क्रियाओं द्वारा होना चाहिए। रूसो का मानना था कि नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक विकास किसी पुस्तक द्वारा नहीं बल्कि क्रिया द्वारा होना चाहिए। रूसो का मानना था कि नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देने के लिए बालकों को इतिहास, प्राचीन कथाएं तथा हितोपदेश की कहानियां पढ़ानी चाहिए। इन विषयों के अतिरिक्त इस काल में, युवावस्था काल में पाठ्यक्रम में रूसो ने शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, काम शिक्षा इत्यादि विषयों को भी स्थान दिया। तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमने देखा कि रूसो ने बालक की पाठ्यक्रम बालक की अवस्था के अनुसार बनाया। शैशवावस्था में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास करना चाहिए, बालक को किसी प्रकार का पुस्तकीय ज्ञान नहीं देकर उसके शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक के इंद्रियों का विकास करना चाहिए। इस अवस्था में भी बालक को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। किशोरावस्था में रूसो का मानना है कि बालक के शारीरिक विकास हो गया, इंद्रियों का विकास हो गया, अतः बालक अब शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गया है। लेकिन इस अवस्था में भी बालक को पूर्ण रूपेण पुस्तकीय ज्ञान देने के पक्ष में रूसो नहीं थे। फिर युवावस्था में उन्होंने बालक को नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा देने का पक्ष रखा, परंतु ये भी वो पुस्तकों के माध्यम से नहीं बल्कि क्रियाओं के माध्यम से देना चाहते थे। आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियां। रूसो ने शिक्षण की क्या विधियां बताई। शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन रूसो ने भी बालकों के लिए शिक्षण की कुछ विधियों का प्रतिपादन किया। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में रूसो का बहुत योगदान है। उसने नई नई शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया और प्रचलित शिक्षण विधियों का विरोध किया। रूसो के समय में जो प्रचलित शिक्षण विधियां थी वो शिक्षक आधारित थी, न कि बालक आधारित थी। उस समय की शिक्षण विधियां जो थी वो शिक्षक को केंद्र में रखकर तैयार की जाती थी, न कि बालक को केंद्र में रखकर तैयार की जाती थी। अतः रूसो ने प्रचलित शिक्षण विधियों का विरोध किया। रटने की क्रिया को वह अच्छा नहीं समझता था। रूसो रटने की क्रिया को अच्छा नहीं समझता था। रूसो का कहना था कि बालक की विवेक शक्ति का विकास करो। रूसो का कहना था कि बालक की विवेक शक्ति का विकास करो, स्मरण शक्ति का नहीं। रूसो ने कुछ शिक्षण विधियां बताई जिनमें मुख्य है क्रिया द्वारा सीखना। पहला है क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। रूसो ने जिन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया उनमें प्रकृतिवादी विचारधाराओं की छाप मिलती है। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया कि रूसो एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे, रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। अतः रूसो ने जो भी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया उन सभी में प्रकृतिवाद की झलक दिखाई देती है। रूसो ने स्वानुभव द्वारा सीखने तथा करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो ने स्वानुभव द्वारा सीखने तथा करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे शिक्षा सिद्धांत में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का समर्थन करते थे। रूसो शिक्षा सिद्धांत में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का समर्थन करते थे। वे चाहते थे कि बालक अपनी क्रिया द्वारा सीखे, पुस्तकों द्वारा कुछ न सीखे। जब क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो तभी शब्दों अथवा पुस्तकों द्वारा बालक को शिक्षित करना चाहिए। तभी शब्दों का, पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। जब क्रिया द्वारा सीखना असंभव हो जाए, जब क्रिया द्वारा सिखाना संभव ना हो, तभी पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, तभी शब्दों का
प्रयोग करना चाहिए। अपनी क्रिया से सीखा हुआ ज्ञान बालक क्रिया द्वारा जो सीखता है वह अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि जितने भी किंडरगार्टन स्कूल्स हैं उन सभी में बालकों को पुस्तकीय ज्ञान के अपेक्षा क्रिया द्वारा सिखाने पर बल दिया जाता है, क्योंकि क्रिया द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है। उनका कहना है, रूसो का कहना है कि 12 वर्ष तक एमिल मतलब बालक को किसी प्रकार की पुस्तकीय शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। रूसो का कहना है कि 12 वर्ष तक बालक को किसी भी प्रकार की पुस्तकीय ज्ञान की पुस्तकीय शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। रूसो का कहना है कि मैं पुस्तकों से घृणा करता हूँ। जो हम नहीं जानते उसी के बारे में बातचीत करना वे हमें सिखाती है। रूसो ने अपने एमिल ग्रंथ में एक जगह पर कहा है कि मैं पुस्तकों से घृणा करता हूँ। जो हम नहीं जानते उसी के बारे में बातचीत करना ये हमें सिखाती है। अतः हम देखते हैं कि रूसो पुस्तकीय ज्ञान को व्यर्थ मानता था, वह क्रिया द्वारा सीखने पर बल देता था। दूसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। स्व अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। रूसो ने स्वानुभव द्वारा सीखने की पद्धति पर बल दिया। रूसो ने स्वानुभव द्वारा सीखने की पद्धति पर बल दिया। स्वानुभव मतलब खुद से अनुभव, स्वयं एक्सपीरियंस द्वारा। जैसे छोटा बच्चा यदि ऊंचे जगह से कूदता है तो उसे चोट लगती है, तो उसे खुद समझ में आ जाता है कि मुझे ऊंचाई से नहीं कूदना है। यदि वो पानी में जाता है, पानी में डूबने लगता है, तो वहां से वो भागता है, तो उसको समझ में आता है कि हम गहरे पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। उसी प्रकार यदि वो आग को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये गर्म चीज है, ये आग है, हमें इसे नहीं छूना है। इसे ही रूसो कहते हैं स्वानुभव द्वारा सीखना। रूसो ने बालक को स्वानुभव द्वारा सीखने की पद्धति पर बल दिया। उनका कहना था कि बालक को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्वेषण करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्वेषण करके सीखने के अवसर देना चाहिए। बालक में ऐसी उत्सुकता जगाई जानी चाहिए कि वह स्वयं ज्ञान को ढूंढे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बालक काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो बालक में ऐसी उत्सुकता जगाई जानी चाहिए जिससे वह स्वयं ज्ञान को ढूंढे। दूसरे शब्दों में स्वयं शोध प्रणाली, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे हम सभी जानते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, स्वयं शोध प्रणाली का समर्थन करते थे। रूसो ह्यूरिस्टिक मेथड का समर्थन करते थे। अतः उसने सभी विषयों के शिक्षण में इस विधि का सुझाव दिया। रूसो ने सभी विषयों के शिक्षण में ह्यूरिस्टिक मेथड का सुझाव दिया। वह चाहते थे कि बालक को विज्ञान की शिक्षा दी जाए। बालक को विज्ञान की शिक्षा देने से उसमें जिज्ञासा, कौतूहल एवं अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित होगी। रूसो बालक की नैतिक भावनाओं का विकास भी स्वयं के अनुभवों द्वारा करना चाहता था। रूसो बालक के नैतिक पक्ष का विकास भी स्वयं के अनुभव द्वारा करना चाहता था। उनका कहना था कि मनुष्य के बीच रहकर बालक मनुष्य के बीच रहकर भले बुरे का ज्ञान स्वयं प्राप्त करे। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू सेंस। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू सेंस। रूसो का कहना है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है। रूसो का कहना है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती है। अतः शिक्षण करते समय बालक को ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग
अधिक से अधिक करने का अवसर देना चाहिए। तो हम क्या देखें कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार है, अतः बालक की शिक्षण विधि में उनके ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने। नेक्स्ट है वस्तुओं द्वारा सीखना। नेक्स्ट शिक्षण विधि है वस्तुओं द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्ट। रूसो वास्तविक वस्तुओं द्वारा शिक्षा देने की विधि के प्रबल समर्थक थे। रूसो वास्तविक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा देने की विधि के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि बालक को पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। बालक को पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए और फिर सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए। उनका सिद्धांत था स्थूल में सूक्ष्म की ओर चलो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। रूसो शाब्दिक शब्दों का विरोध करता था। रूसो शाब्दिक शब्दों का विरोध करता था। उसका कहना था कि भाषा तथा व्याख्यान से बालक कुछ भी नहीं सीखता। रूसो का मानना था कि लेक्चर से, भाषा से बालक कुछ भी नहीं सीखता। शिक्षक जो लंबे लंबे भाषण देते हैं वो बालक के लिए निरर्थक है। वे अपने ज्ञान, शिक्षक जो है वो लंबे लंबे भाषणों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क में बालक के दिमाग में ज्ञान को प्रत्यारोपित करना चाहते हैं, ज्ञान को ठूसना चाहते हैं, जो बालक के लिए निरर्थक है, जिसका बालक के लिए कोई मतलब नहीं है, जो बालक के लिए उपयोगी नहीं है, व्यर्थ है। अतः रूसो शब्द की अपेक्षा वस्तु पर बल देता है। रूसो शिक्षा में शब्द की अपेक्षा वस्तु पर बल देता है और व्याख्यानों की अपेक्षा, लंबे लंबे व्याख्यानों की अपेक्षा शैक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक के अनुरूप शिक्षा विधि बनाई जाए, न कि बालक को शिक्षा विधि के अनुरूप बनाया जाए। शिक्षण लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं कि रूसो बालकों की शिक्षा जो है वो पहले स्थूल वस्तुओं की शिक्षा देना चाहता है, फिर सूक्ष्म वस्तुओं की शिक्षा देना चाहता है। वो शब्दों द्वारा शिक्षा देने का विरोधी है। उसका मानना है कि शिक्षकों के लंबे लंबे जो भाषण होते हैं, लेक्चर होते हैं, वो बालक को वास्तविक ज्ञान नहीं कराते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने भाषण को, अपने ज्ञान को बाहर से बालक के दिमाग में ठूसना चाहता है, जो बालक के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है, जो बालक के लिए व्यर्थ है। अतः रूसो शब्द की अपेक्षा वस्तु द्वारा शिक्षा देने पर बल देता है और व्याख्यानों की अपेक्षा बालकों के शैक्षिक अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता है। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि बालक के अनुसार शिक्षा विधि हो, न कि बालक को शिक्षण विधि के अनुरूप बनाया जाए। तो शिक्षण विधियां के बाद अब हम देखते हैं अध्यापक। रूसो ने अपने शिक्षा दर्शन में अध्यापक के लिए भी कुछ नियम बनाए थे। रूसो का कहना था कि अध्यापक के विषय में हम देखते हैं कि रूसो की जो धारणा है वो परस्पर विरोधी थी। एक तरफ वो अध्यापक को, बालकों को अध्यापक से दूर करना चाहते थे, दूसरी तरफ वो चाहते थे कि बालक जो है वो शिक्षक के निर्देशन में ही प्राकृतिक रूप से शिक्षा प्राप्त करे। अध्यापक के विषय में हम देखते हैं कि अध्यापक के विषय में रूसो के दो विरोधी विचार हैं। प्रथम यह कि ये अध्यापकों को भी दोषयुक्त मानते थे। पहला, रूसो जो थे वो अध्यापक को दोषयुक्त मानते थे और बच्चों को उनसे दूर रखना चाहते थे।
अध्यापक से बच्चों को दूर करके प्रकृति की गोद में शिक्षा देना चाहते थे। और दूसरा यह कि रूसो अध्यापकों से यह अपेक्षा करते थे कि वह बालकों को प्राकृतिक ढंग से सीखने में सहायता करें। हम क्या देखते हैं, अध्यापक के संबंध में रूसो की दो परस्पर विरोधी विचारधारा थी। एक विचारधारा में वो शिक्षक को दोषयुक्त मानते थे और बालकों को शिक्षक से दूर करना चाहते थे। प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से बालक को शिक्षित करना चाहते थे। और दूसरी ओर वे यह चाहते थे कि अध्यापक बालक को प्राकृतिक ढंग से सीखने में मदद करे, बालकों की सहायता करे। समाज एवं सामाजिक संस्थाओं के विरोध में रूसो द्वारा अध्यापक को भी दोषपूर्ण मान लेना उचित नहीं है। समाज एवं सामाजिक संस्थाएं जैसे विद्यालय, तो समाज एवं सामाजिक संस्थाओं के विरोध में रूसो द्वारा अध्यापक को भी दोषपूर्ण मानना उचित नहीं है। उनका यह विचार दोषपूर्ण है कि अध्यापकों का कार्य बच्चों को केवल प्राकृतिक विकास में सहायता करना है। उनका यह विचार सर्वथा अनुपयुक्त है कि अध्यापक का कार्य केवल बालक को प्राकृतिक विकास में सहायता करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। आज ज्ञान विज्ञान का इतना विकास हो चुका है कि मनुष्य प्रकृति पर शासन कर रहा है। तब शिक्षकों का कार्य केवल बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुकूल विकसित करने तक सीमित कैसे हो सकता है, जब मानव ने अपने ज्ञान विज्ञान में इतनी बढ़ोतरी कर ली है कि आज प्रकृति का वो दास नहीं है बल्कि वो प्रकृति पर शासन कर रहा है। तब शिक्षक का कार्य बच्चों को केवल उनकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने में सहायता प्रदान करने तक कैसे सीमित हो सकता है। अध्यापक को बच्चों को मानव उपलब्धियों से परिचित कराकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है छात्र। रूसो का छात्र संबंधी क्या विचार था, स्टूडेंट्स को लेकर के रूसो का क्या विचार था। रूसो इस युग के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालकों के अपने समय के शिक्षा शास्त्रियों में रूसो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। शिक्षा के क्षेत्र में ये बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे। रूसो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे और शिक्षा की व्यवस्था बालक की रुचि अभिरुचि उसकी आवश्यकता उसकी योग्यता के अनुसार देने पर बल देते थे। रूसो से पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षक केंद्रित थी तथा पाठ्यक्रम भी जो था वो शिक्षक को केंद्र में मानकर बनाया जाता था। सर्वप्रथम रूसो ने ही शिक्षा में प्रकृतिवाद को जन्म दिया। उन्होंने शिक्षा को बालक के अनुकूल, बालक की रुचि अभिरुचि के अनुकूल, बालक की योग्यता के अनुकूल, बालक की अवस्था के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। जहाँ तक बालकों की शिक्षा उनकी रुचि योग्यता पर आधारित करने की बात है तो आज जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं वे सभी यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा बालकों को केंद्र में मानकर तैयार की जानी चाहिए, बालकों की रुचि अभिरुचि के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने का जो रूसो का पक्ष था वो सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम सभी देख चुके हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो कभी कभी दुष्परिणामों को जन्म देती है। नेक्स्ट है विद्यालय। रूसो के विद्यालय के संबंध में क्या विचार थे। तो रूसो, हम सभी जानते हैं कि रूसो चाहते थे कि बालक को समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके।
तो वो बालकों को समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना चाहते थे। अतः वे विद्यालय का भी किसी भी प्रकार के सामाजिक संस्थाओं का अर्थात विद्यालय का विरोध करते थे। रूसो शिक्षा का संगठन सामाजिक ढंग से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि समाज का दूषित और कृत्रिम वातावरण उन्हें पसंद नहीं था। अतः उसने अपने समय के विद्यालयों की व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया। रूसो ने अपने समय के विद्यालयों की व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया और उसका विरोध किया। रूसो का विश्वास था कि प्रकृति के निर्माता ईश्वर के हाथ से निर्मित होने के कारण बालक जन्म से शुद्ध तथा पवित्र होता है। रूसो का मानना था कि प्रकृति के निर्माता ईश्वर के हाथ से निर्मित होने के कारण बालक जन्म से शुद्ध तथा पवित्र होता है। बाद में समाज के बीच दूषित प्रभावों में पड़कर उसमें कृत्रिमता आ जाती है, वह दूषित हो जाता है, उसमें विकार आ जाता है, बालक बिगड़ जाता है। अतः रूसो बालक को समाज से अथवा अपने समय के विद्यालयों में रखकर शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। अतः रूसो बालक को समाज में रखकर विद्यालय में रखकर शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। वह शिक्षा को स्वाभाविक रूप में चलाना चाहता था। वह बालकों की शिक्षा स्वाभाविक रूप से चलाना चाहता था और बालक को समाज के कुप्रभावों से बचाना चाहता था। अतः वह विद्यालयों को प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करने के पक्ष में था। उनका मानना था कि यदि विद्यालयों में शिक्षा देनी है तो विद्यालय समाज से दूर प्राकृतिक वातावरण में हो। अतः वह बालक को उसके माता पिता और स्कूल से अलग करके प्रकृति की गोद में स्थित विद्यालय में एक आदर्श अध्यापक द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में था, जहाँ किसी भी प्रकार का बंधन न हो, किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो और बालक प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपनी विभिन्न शक्तियों का, अपनी इंद्रियों का विकास कर सके। आदर्श अध्यापक का कार्य केवल इतना होगा कि वह बालक के विकास के लिए वातावरण तैयार करे, बालक के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करे और वो एक निर्देशक की भूमिका में हो। रूसो का कहना था कि विद्यालयों में शिक्षक को सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए। रूसो का मानना था कि शिक्षक को बालकों के सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि इंस्ट्रक्टर के रूप में, अनुदेशक के रूप में। उन्हें बालकों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें शिक्षक को बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। अतः यह निष्कर्ष निकलता है रूसो की इन बातों को सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि अध्यापक को विद्यालय में नैसर्गिक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। दूसरे शब्दों में विद्यालय का वातावरण इतना सरल और शुद्ध होना चाहिए कि बालक का स्वाभाविक विकास सरलता पूर्वक हो सके। अब हम रूसो के अनुशासन संबंधी विचार देखते हैं। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में अनुशासन संबंधी क्या विचार दिए हैं। अनुशासन स्थापना के साधन, चूंकि रूसो जो था वह बालक को किसी भी प्रकार के अनुशासन में बांधने का विरोधी था, क्योंकि रूसो बालक को स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने का पक्षधर था। तो हम देखते हैं कि अनुशासन स्थापना के साधनों के मध्य रूसो स्वतंत्रता तथा बंधन का अभाव आवश्यक समझता था। अनुशासन हो लेकिन स्वतंत्रता का हनन न हो, बंधन न हो। बालक की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास, बालक के आंतरिक शक्तियों का विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। बाह्य नियम और बंधन स्वाभाविक विकास में सहायक नहीं होते, अतः वे व्यर्थ हैं।
रूसो का कहना था कि किसी भी बुरे कार्य के लिए बालक को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह जो कार्य कर रहा है वह अच्छा है या बुरा है। रूसो का मानना है कि बालक यदि कोई गलती करता है, यदि कोई बुरा कार्य करता है, तो बालक को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। अपने व्यवहार के स्वाभाविक परिणामों से उसे स्वयं यह ज्ञात होगा उसे कि यह बुरा है और उसे स्वयं दंड मिलता है। उससे बालक अपने आप समझ जाता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा देना चाहता था। रूसो बालक को अनुशासन की शिक्षा प्राकृतिक रूप से देना चाहता था, न कि बंधन द्वारा या दंड द्वारा। रूसो बालकों को दंड देने के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि बालक यदि कोई बुरा कार्य करता है तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालक को यह नहीं ज्ञान है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा। अपने व्यवहार के स्वाभाविक परिणामों से अथवा अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप, बालक ने जो कार्य किया उसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के रूप में उसे जो दंड मिलेगा, उससे वह अपने आप समझ जाता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रूसो बालक को प्राकृतिक अनुशासन की शिक्षा देना चाहता है। प्राकृतिक अनुशासन में प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। प्राकृतिक अनुशासन में प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत दंड मिलता है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत दंड मिलता है। जैसे आज हम देखते हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आती है, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा, कहीं बाढ़। हम कहते हैं ओजोन परत में छेद हो गया, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया, प्रकृति हमें दंड दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति हमें दंड देती है। कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कभी सुनामी। तो ये क्या है? ये प्रकृति का दंड है। उसी तरह रूसो कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति का नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रकृति उसे तुरंत दंड देती है। इसलिए बालकों को अपने बुरे व्यवहार का दंड स्वाभाविक परिणाम के रूप में मिलना चाहिए। बालक में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए उसे किसी भी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बालक होता है उसकी प्रकृति साधु की होती है, उसकी प्रकृति उच्च कोटि की होती है। उसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसके स्वाभाविक गति पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं रूसो की नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव मतलब निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा के संबंध में रूसो के क्या विचार थे? रूसो ने शिक्षा के दो भाग बताए, निश्चयात्मक शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा। निश्चयात्मक शिक्षा मतलब पॉजिटिव एजुकेशन और निषेधात्मक शिक्षा मतलब नेगेटिव एजुकेशन। रूसो ने उस समय की प्रचलित धारणाओं तथा शिक्षा संबंधी बातों का घोर विरोध किया, क्योंकि उस समय शिक्षा बालक को बालक नहीं समझकर एक छोटा प्रौढ़ व्यक्ति समझकर दिया जाता था। बालक को एक छोटा पुरुष समझा जाता था, प्रौढ़ समझा जाता था और वैसे समझकर शिक्षा दी जाती थी। बालक को
प्रौढ़ों के कार्य के लिए तैयार किया जाता था। यह शिक्षा बालक की बौद्धिक विकास की ओर ध्यान नहीं देती थी, किंतु उसके शारीरिक तथा अन्य शक्तियों के विकास की अवहेलना भी करती थी। उस समय जो शिक्षा प्रचलित थी, रूसों के समय जो नेगेटिव शिक्षा थी, वह बालक को बालक नहीं समझती थी, बल्कि एक छोटा प्रौढ़ व्यक्ति समझकर शिक्षा दी जाती थी। बालक की शिक्षा जो थी वो प्रौढ़ के कार्य करने के लिए तैयार की जाती थी। वह शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास की ओर तो ध्यान देती थी, किंतु उसके शारीरिक विकास और अन्य शक्तियों, उसका शारीरिक विकास, उसका भावनात्मक विकास, उसके जीने की कला की अवहेलना करती थी। सिर्फ मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। नैतिकता तथा चरित्र के नाम पर बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो उसके मनोविकास के अनुकूल नहीं होता था, प्रतिकूल होता था। ऐसी शिक्षा का विरोध करते हुए रूसो ने लिखा है, किस प्रकार की शिक्षा का विरोध? निषेधात्मक शिक्षा का विरोध करते हुए, निषेधात्मक शिक्षा का विरोध करते हुए रूसो ने कहा है, उस क्रूर शिक्षा के बारे में हम क्या सोचें जो वर्तमान की अनिश्चितता भविष्य पर बलि दे देती है, बालक पर भांति भांति के बंधन लाद देती है, उस काल्पनिक सुख के लिए जो वह कदाचित कभी न भोगेगा, बहुत पहले से उसे दुखी बनाकर दी जाती है। इसलिए रूसो प्रचलित शिक्षा में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने कहा, शिक्षा में जितने प्रचलित सिद्धांत हैं उनके विपरीत काम करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे। रूसो का कहना था कि जितने भी प्रचलित सिद्धांत हैं उनके विपरीत काम करो, तभी तुम हमेशा सही काम कर सकोगे। अपने समय शिक्षा को रूसो अपने समय की शिक्षा को पॉजिटिव एजुकेशन कहा, निश्चयात्मक शिक्षा कहा और उसके विपरीत चलने का आदेश दिया। निश्चयात्मक शिक्षा मनुष्य की प्रकृति को बुरा समझती है और उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करती है। निश्चयात्मक शिक्षा जो है वो मनुष्य की प्रकृति को बुरा समझती है और उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करती है। रूसो ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। उसने मानव की प्रकृति को साधु माना, क्योंकि उसका मानना है कि बालक का हृदय जो होता है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, वह साधु प्रवृत्ति का होता है, उच्च कोटि का होता है। तो उसी प्रकार रूसो ने मानव की प्रकृति को साधु माना, इसलिए उसने निश्चयात्मक शिक्षा का विरोध किया और निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन का प्रचार किया। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियों को विकसित करती है। वह बालक को प्रौढ़ों के गुण प्रदान नहीं करती, किंतु दुर्गुणों से उसकी रक्षा करती है। वह बालक को पहले गुण और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ाती, वरन हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क के भ्रम से बालक की रक्षा करती है। एक बार और सुनिएगा। निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों का विकास करती है। यह ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियों का विकास करती है। वह बालक को प्रौढ़ों के गुण प्रदान नहीं करती, किंतु दुर्गुणों से बालक की रक्षा करती है। वह बालक को पहले गुण और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ाती, वरन
हृदय से पाप से तथा मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा करती है। रूसो ने उक्त दोनों प्रकार की शिक्षा में अंतर बताते हुए लिखा है, मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बालकों को ऐसे काम सिखाती है जो प्रौढ़ों से संबंध रखती है। रूसो निश्चयात्मक शिक्षा के विषय में कहता है कि मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले मस्तिष्क को प्रौढ़ बनाती है, जो समय से पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है, जो काम बालक को समय से पहले नहीं सीखना है वो सिखाना चाहती है, जिसका संबंध प्रौढ़ों से है, वह बालक को वैसी शिक्षा देती है। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने से पहले ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाती है और जो इंद्रियों के उचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। एक बार और सुनिएगा। रूसो दोनों प्रकार की शिक्षा में अंतर बताते हुए कहते हैं, दोनों प्रकार निश्चयात्मक शिक्षा और निषेधात्मक शिक्षा, दोनों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो समय से पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है और बालकों को ऐसे काम सिखाना चाहती है जिसका संबंध प्रौढ़ों से है। और नेगेटिव शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा के संबंध में रूसो कहते हैं कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने से पहले ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाती है और जो इंद्रियों के उचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य आलस्य में समय बिताना नहीं, वह इससे बहुत दूर है। वह गुण प्रदान नहीं करती परंतु दुर्गुण से बचाती है। निषेधात्मक शिक्षा में कहते हैं रूसो कि वह गुण प्रदान नहीं करती वरन दुर्गुण से बचाती है। वह सच बोलना नहीं सिखाती वरन हमें झूठ से बचाती है। वह बालक को सत्य की ओर जाने, समझने और उसको अपनाने के लिए तैयार करती है। वह सत्य बोलना नहीं सिखाती वरन झूठ से बचाती है। वह बालक को सत्य की ओर जाने, समझने और सत्य को अपनाने में सहायता प्रदान करती है, उसको अपनाने के लिए तैयार करती है। वह बालक को सत्य की ओर जब तक नहीं ले जाती तब तक उसमें सत्य को पहचानने और उससे प्रेम करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। वह बालक को सत्य की ओर तब तक नहीं ले जाती जब तक बालक में सत्य को पहचानने और उससे प्रेम करने की शक्ति उत्पन्न न हो जाए। इस प्रकार निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक को उसके स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है बालक के स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। शैशव काल में बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह समय को उपयोग करने के लिए नहीं अपितु समय होने का है। रूसो मानव स्वभाव में विश्वास करता है। उनका कथन है कि बालक की प्रकृति, उसका मन, उसकी इच्छाएं तथा मूल प्रवृत्तियां सभी उच्च कोटि की होती है, अतः उनके संबंध तथा विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। रूसो का मानना था कि बालक की प्रकृति, बालक का मन, बालक की इच्छाएं, बालक की मूल प्रवृत्तियां सभी उच्च कोटि की होती हैं, अतः उनके संबंध तथा विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जहां तक संभव हो उसे पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनका विचार था कि
कि समाज बालक की कोमल भावनाओं पर, क्योंकि रूसो बालक को मानते थे कि ईश्वर जो है बालक को निर्मल स्वच्छ भेजता है और समाज के संपर्क में आने से उसमें विकृति आती है। अतः रूसो का मानना था कि समाज बालक की कोमल भावनाओं पर प्रभाव डालकर उन्हें नष्ट कर देता है। अतः बालक को समाज से दूर रखना चाहिए। अब हम देखते हैं रूसो की स्त्री शिक्षा के विषय में क्या विचार थे। स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में रूसो के क्या विचार थे। रूसो ने अपना जो ग्रंथ लिखा एमिल, उसके 5वें भाग में स्त्री शिक्षा के विषय में लिखा है। उन्होंने अपने ग्रंथ में सोफिया नामक एक काल्पनिक लड़की की कल्पना की है और उस सोफिया नामक लड़की की कल्पना करते हुए अपने शिक्षा के विचार को प्रकट किया है। रूसो का स्त्रियों के संबंध में जो शिक्षा था वो थोड़ा संकीर्ण था, क्योंकि रूसो स्त्रियों को पुरुष के मात्र पूरक मानते थे। रूसो स्त्री को पुरुष की प्रकृति के पूरक मानते थे। उनके अनुसार नारी की शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना है। अतः रूसो का विश्वास था कि स्त्री की जो शिक्षा है वो पुरुषों के उद्देश्य तक ही सीमित होनी चाहिए। अतः रूसो सोफी को उन सभी बातों को, सोफी मतलब स्त्रियों को, उस सभी बातों की शिक्षा देना चाहता था जो अधिक से अधिक अपने पति के लिए उपयुक्त हो। रूसो स्त्रियों की शिक्षा, रूसो के अनुसार स्त्रियों का जो एक समाज है वो घर परिवार तक ही सीमित है। अतः स्त्रियों को सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की वो शारीरिक शिक्षा पर जोर देता है, उसे सुंदर बनने पर बल देता है। घर संभालने के लिए उसे सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, श्रृंगार तथा पुरुष को प्रसन्न करने के लिए नाचना गाना सीखना चाहिए। उसे छोटी अवस्था में ही धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों के संबंध में रूसो की विचारधारा जो थी वो थोड़ी संकीर्ण थी। वो स्त्रियों को स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं मानते थे। उनका कहना है कि स्त्रियां तो पुरुष की प्रकृति की पूरक मात्र है। उनके अनुसार स्त्री की शिक्षा का उद्देश्य पुरुष को सुखी बनाना है। अतः वह सोफी को उन सभी बातों की शिक्षा देना चाहता है जिससे वह अपने पति एमिल के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। स्त्रियों को सीने, कपड़ा सीने, पिरोने, काढ़ने, बुनने आदि कार्यों की शिक्षा, उनका मानना था कि इसी प्रकार की शिक्षा स्त्रियों को देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घर परिवार संभालना होता है, बच्चों का पालन पोषण करना होता है, जिससे वे सिलाई कढ़ाई से वे सुंदर सुंदर कपड़े तैयार कर सके। उन्हें नाचना गाना आदि कलाएं भी सीखनी चाहिए। उन्हें दर्शन, कला, विज्ञान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूसो के अनुसार स्त्रियों में अपार सहनशीलता और आज्ञा पालन की क्षमता होनी चाहिए। रूसो का कहना था कि स्त्रियों की प्रकृति पढ़ने लिखने की नहीं होती है। अतः यदि वे स्वयं रुचि न दिखाएं तो उन्हें पढ़ाना व्यर्थ है। लड़कों को तो रूसो पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं, परंतु लड़कियों को वे कड़े नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो का स्त्री संबंधी विचार काफी संकीर्ण था। उनके स्त्री संबंधी विचार जो थे वे अनुचित थे। इस तरह हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि यद्यपि रूसो के जो शिक्षा संबंधी विचार थे वो पूरी तरह तो मान्य नहीं थे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में उनका परिपक्व योगदान है। शिक्षा में रूसो की जो देन है
वो परिपक्व है। उन्होंने शिक्षा के गठन, उद्देश्यों, विधियों, पाठ्यक्रम तथा अनुशासन को प्रभावित किया। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, स्वतंत्र अनुशासन, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, बच्चों की रुचि, अभिरुचि तथा क्रियाएं भावी शिक्षा शास्त्रियों के लिए अनुकरणीय हैं। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बालकों के अधिकारों के प्रति आवाज उठाई। उनका विचार था कि मानव प्रसन्नता तथा मानव कल्याण प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है और उसे उचित प्रकार की शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसो ने 19वीं शताब्दी में नई शिक्षा का उदय किया जो रुचि पर आधारित है। शिक्षा रुचि पर, मनोविज्ञान पर, समाज शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित है। रूसो की शिक्षा में इन सभी बातों का प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलता है। इस प्रकार यह सब देखने समझने के पश्चात यह हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता, क्षमता तथा भातृत्व के महान विचार के जन्मदाता के प्रति अपना आभार प्रकट करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में रूसो का महान योगदान है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, हमने रूसो के शिक्षा दर्शन के विषय में आज डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको रूसो के शिक्षा दर्शन में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।